हेलो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो सिक्योर 17th बीपीएससी सीरीज है उसमें हम इकोनॉमिक्स का आज सेकंड चैप्टर देखते हैं हम लोग। ठीक है, पिछले चैप्टर में जो कुछ भी था आज उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी हमें पढ़ना है कि इसमें जीडीपी मेनली, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी डिफ्लेटर, पर कैपिटा इनकम, इससे रिलेटेड कुछ डेटा और इसमें क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट, क्या क्या टैक्सेज, किस तरह से फॉर्मूला कैलकुलेट होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कि डोमेस्टिक एरिया यानी टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स इसमें क्या आता है, गुड्स भी यानी वस्तु और सर्विसेज सेवाएं जो भी है दोनों इंक्लूड होता है, वो डोमेस्टिक, क्या लिखा हुआ, डोमेस्टिक टेरिटरी यानी डोमेस्टिक एरिया टेरिटरी के विदिन ए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जनरली एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी वस्तु और सेवा एक डोमेस्टिक एरिया के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसका जो कुल रुपया में यानी मॉनेटरी वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, ये क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, उसके इसको काउंट करने के लिए क्या होते हैं? तीन मेथड। आउटपुट मेथड, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इसे हम याद रखिए आप पाई। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हमें मेन रूप से जो देखना है क्या है, अब इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से क्या क्या इंक्लूड होगा, ये डोमेस्टिक एरिया होता क्या है, इसमें किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया होगा काउंट, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ नहीं होगा काउंट। ठीक है, ये इसे हम इसमें देखते हैं। तो ये तीन मेथड आपको याद रखना है कि कैलकुलेशन जो होता है जीडीपी का वो तीन मेथड से होता है। पहला आउटपुट मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, या वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड में होता क्या है कि जितना भी फाइनल प्रोडक्ट हुआ, फाइनल प्रोडक्ट, उसका जो मार्केट प्राइस है, फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो उत्पाद हुआ फाइनल, उसका जो मार्केट प्राइस है उसका से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है वो क्या है? प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड में जो फैक्टर इनकम है, क्या है? इनकम मेथड में जो फैक्टर इनकम है, कारक आय, ये सब देखेंगे आगे। उसको टोटल जो सम होगा वो क्या, उससे क्या होगा कैलकुलेट? इनकम मेथड होगा। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, ये देखते हैं इसमें क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड में जो काउंट होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो क्या है? सी कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, ये इन्वेस्टमेंट हुआ, और ये क्या है? गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो खर्च की। ठीक है, ये है। और एक्स क्या हुआ? एक्सपोर्ट, और एम क्या हुआ? इंपोर्ट। यानी कंट्री के अंदर कितना एक्सपोर्ट हुआ कंट्री से बाहर, और बाहर से हम कितना सामान मंगाए, इंपोर्ट हुआ, इस दोनों का जो डिफरेंस है वो, क्योंकि आपने जो खरीदा उसके लिए पैसे पे किए और जो आपने बाहर भेजा, ठीक है,
उससे आपको इनकम हुआ, तो ये आपके घर, आपके डोमेस्टिक, आपके घरेलू उत्पाद में ये क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन हुआ, लेकिन इसको बाहर से लाया गया, तो ये तो ऐड होना नहीं चाहिए। इसलिए उसके द्वारा जो मॉनेटरी वैल्यू आया और इसका दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको इसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, यही था फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड में, C + I + G X - M। ठीक है, तो इसी को, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, देखिए अब ये है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या है, इसमें किस किस चीज को हम लोग इंक्लूड करेंगे, किस किस की चीज को एक्सक्लूड करेंगे। तो इसमें जो एक होता है ज्योग्राफिकल एरिया टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो हुआ, हमारे कंट्री का जो लैंड एरिया है, आउट बाउंड्री, वो क्या कहलाया, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। लेकिन क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी सेम होता है, नहीं, उसके अलावा भी मान लिया कोई रेजिडेंट, कोई उस देश का कोई रेजिडेंट जो है वो बाहर रह रहा है, वहाँ की एम्बेसी में काम कर रहा है, यूरोप अमेरिका दूसरे कंट्री में, समुद्र में जो शिप्स चल रहे हैं, वेसल्स चल रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो ड्यूटी हो रहा है, और उसी तरह से बाहर की जो सर्विसेज, बाहर के लोग जो हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं, उस तरह से उसके एक्सक्लूड करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या है, यहाँ एक टर्म है नॉर्मल रेजिडेंट्स, यानी नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब है कि उस देश का नागरिक जो कि इसको ऑपरेट कर रहा है, और अगर जो इंडिया में कोई पर्सन, जो बाहरी पर्सन है, वो आकर 1 साल से ज़्यादा तक रहता है, वो सर्विस दे रहा है, उसको हम लोग इसमें काउंट करते हैं, उसके द्वारा इंक्लूड करते हैं। लेकिन कोई यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया और 1 साल से ज़्यादा वो यहाँ रह रहा है, तो क्या करेंगे, उस वैसे केस में फॉरेनर्स को क्या किया जाता है, वो काउंट नहीं किया जाता है। रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, एग्जाम्पल एयर इंडिया का सर्विसेज जैसे दो कंट्री के बीच में चलता है, इंटरनेशनल सर्विसेज है, तो एयर इंडिया जो भी अपना बेनिफिट कमाएगा, जो भी उससे इनकम होगा, ये क्या होगा, इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिंग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब क्या है, ये जो रेजिडेंट्स के द्वारा ऑपरेट होते हैं इंटरनेशनल वाटर में या दूसरे जगह जो एरिया में जो बताएं इंगेज्ड है। एम्बेसी, ठीक है, एम्बेसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है किसी भी दूसरे कंट्री में, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, अपने देश का नागरिक वहाँ अगर जो काम कर रहा है तो क्या होता है, वो इंक्लूड होता है। लेकिन अगर वो इंडिया, जिस तरह से यहाँ हमारे देश में, इंडिया में बाहर का है, उसी इंडिया में क्या होगा, यूएसए का एम्बेसी होगा, यूएसए का एम्बेसी यानी यूएसए का राजदूत, उसका ऑफिस होगा, ठीक है ना, उसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस होगा इंडिया में, उसमें जो वर्क कर रहे हैं लोग, ठीक है, उसका जो इनकम है वो क्या होगा, यहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इनकम में क्या होगा, एक्सक्लूड किया जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट एक्सक्लूड्स all the embassies, consulates and military establishment of other countries and offices of international organization located in India। यानी इंडिया में अगर जो बाहरी किसी भी देश का ऑफिस है, एम्बेसी है, उसको क्या करते हैं, इससे एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अब एक नेशनल इनकम में क्या क्या एक्सक्लूड किया जाता है, जैसे अब इसमें हम एक टर्म देखे थे, ग्रॉस वैल्यू जीडीपी, ठीक है ना, तो बहुत सारा चीज होता है कि दोबारा पेमेंट हो जाता है। हम जीडीपी में फाइनल प्रोडक्ट, जो अंतिम प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, उसका फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू काउंट होता है। यानी जो इंटरमीडिएट, यानी इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में जो कुछ भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लगा होगा, गुड्स लगा होगा,
उसका क्या होता है, उसका जो वैल्यू है वो इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसका वैल्यू इसमें काउंट नहीं होता। दूसरा बात है, हम उसमें देखे थे इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या लिखा हुआ था, इनकम मेथड में मैंने बताया था कि इनकम मेथड में क्या होता है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो होता है, फैक्टर इनकम को काउंट किया जाता है। तो नॉन फैक्टर इनकम जितना भी होगा, ठीक है, वो सब इसमें क्या होगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी नॉन फैक्टर इनकम में हमको गिफ्ट्स मिला, ग्रांट्स मिला, जो स्कॉलरशिप कहीं से मिला, ठीक है ना, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, चैरिटी, ठीक है, वेलफेयर ट्रांसफर, फाइन्स, ये सब जो होते हैं एक्चुअली इसको करने में, ये सब जो हमसे हमारे पास रिसीव हुआ कंट्री में, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं शामिल है। इसलिए क्या होता है, नॉन फैक्टर इनकम जितने भी हैं वो सारे को क्या किया जाता है, नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेज, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब भी प्रोडक्शन हुआ तो वहाँ पे टैक्स लग चुका है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेज जो भी है वो क्या होता है, काउंट नहीं होता। इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज का मतलब स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ये सब क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। इससे जो अर्न करते हैं ये क्या है, इलीगल एक्टिविटीज है। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल माने लॉटरी से जो इनकम होता है, डेथ ड्यूटी, ये सब ऑलरेडी एक्सक्लूडेड होता है। सेल ऑफ सेकंड, जब आप किसी चीज को सेल करते हैं, ठीक है, किसी लैंड को, किसी जमीन को, किसी घर को, तो क्या होता है, सिर्फ उसका ओनरशिप ट्रांसफर होता है। ओनरशिप ट्रांसफर होता है, इसलिए क्या होता है, वो एक्सक्लूड होता है, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स सर्विसेज और सेल ऑफ लैंड। लेकिन अगर ये सेल किया गया सेकेंड पार्टी को और उस पर जो ब्रोकरेज का चार्ज होता है वो क्या होता है, लेकिन ब्रोकरेज, ठीक है, देखिए ब्रोकरेज चार्ज जो होगा उस सेल पे वो क्या होगा, वो इंक्लूड होता है। ब्रोकरेज चार्ज इंक्लूड होगा, लेकिन जो सेल करने से इनकम आता है उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। दूसरा फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब इंक्लूड नहीं होता है। यानी नेशनल इनकम में क्या क्या एक्सक्लूड होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, और ये सब के अलावा यानी ये सब इंक्लूड किए जाते हैं, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, शेयर, डिवेंचर्स, ठीक है। आपको जो जितना भी सेल, सेकेंड हैंड गुड्स को सेल किए, किसी लैंड को सेल किए, ये सब से बस यहाँ ये याद रखना है कि कमीशन जो है या ब्रोकरेज जो है वो सेल पे जो आता है वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे कि जीडीपी जब कैलकुलेट किया जाता है तो जीडीपी कैलकुलेट करने में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है। अब हम एक्चुअल में उसे हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक क्या है, किसी फैक्ट्री में जब काम होता है तो क्या होता है, वहां प्रोडक्शन जब होगा, प्रोडक्शन होता है तो इस प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है। जब ये फैक्ट्री के इनसाइड अभी प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन जब होगा तो इसमें क्या होगा, इस पे गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लेगी। साथ साथ इस प्रोडक्शन को चीप बनाने के लिए गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए यहाँ क्या हुआ, प्रोडक्शन जब हो रहा तो प्रोडक्शन टैक्स एक होता है और दूसरा प्रोडक्शन सब्सिडी हुआ, ठीक है। उसी तरह से जब प्रोडक्शन होकर यूनिट बाहर निकल गया, प्रोडक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट पर भी क्या होती है, सरकार क्या कर लाया, टैक्स लगाई, और ये क्या है, यहाँ पे कुछ सब्सिडी देती है। अब यहाँ क्या है, प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है या प्रोडक्शन पे जो सब्सिडी होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या था, वॉल्यूम
वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होता है। और ये प्रोडक्ट जो टैक्स होता है या सब्सिडी होता है ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन टैक्स जो हुआ, यहाँ प्रोडक्शन टैक्स जैसे आप रजिस्ट्रेशन फी हुआ, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स हुआ, ये सब क्या होता है, आप एक बार बिल्डिंग बनाए, आपने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें क्या हुआ, जो टैक्स लगा वो प्रोडक्शन टैक्स कहलाया, जैसे रजिस्ट्रेशन फी, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, ये सब क्या है, ये सब को कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना यूनिट बनकर निकला है फाइनल प्रोडक्ट, इस पे क्या होता है, ये डिपेंडेंट नहीं होता है। उसी तरह से सब्सिडी जो मिलता है और फाइनल, लेकिन प्रोडक्ट आपने कितना प्रोडक्ट बनाया पर यूनिट के हिसाब से आपको टैक्स गवर्नमेंट को पेड करना होता है, और सरकार भी जो देती है टैक्स वो पर यूनिट के हिसाब से वो टैक्स आपको सब्सिडी सरकार भी क्या करती है, पर यूनिट के हिसाब से आपको सब्सिडी देती है। यही एक मेन डिफरेंस है। तो देखिए जैसे प्रोडक्शन टैक्स, ये क्या बताएं, प्रोडक्शन टैक्स जो है, ये प्रोडक्शन टैक्स क्या हुआ, प्रोडक्शन सब्सिडी वॉल्यूम वॉल्यूम डिपेंडेंट है। ये क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये क्या है, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी, ये क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है, यानी इसको हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। ये सब एक बार लगता है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, रजिस्ट्रेशन फी, सेम बेस सब्सिडी आपको मिल गया, रेलवे को मिला, फार्मर्स को मिला, कंपनीज को मिला। प्रोडक्ट टैक्स में प्रोडक्ट टैक्स में क्या है, जैसे जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, ये सब क्या है, यूनिट के बेसिस पे मिलता है कि कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया। प्रोडक्ट सब्सिडी उसी तरह से पेट्रोलियम पे, फर्टिलाइजर पे है जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है, ये सब क्या है, पर यूनिट पे डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रोडक्शन टैक्स है, प्रोडक्शन सब्सिडी है, ये क्या आता है, ये दोनों का दोनों वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसको वॉल्यूम से मतलब नहीं होता है। और जो प्रोडक्ट सब्सिडी है, प्रोडक्ट टैक्स है, वो क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या अभी क्या है कि 2015 से आगे फॉर्मूला देखते हैं कि 2015 से पहले कैलकुलेट होता था जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट पे, एफसी का मतलब क्या हुआ है, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इस फैक्टर कॉस्ट पे जो जीडीपी कैलकुलेट होता था उसको 2015 में ये चेंज करके जीडीपी एट बेसिक प्राइस, जीडीपी क्या है, बेसिक प्राइस पे इसको लिखा जाने लगा। नहीं सिंपली अब ये चेंज हो गया, अब कि पहले जीडीपी एफसी जो था वो आज के डेट में कहलाने लगा जीडीपी बेसिक प्राइस। अब हम बेसिक प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि तो बेसिक प्राइस क्या होता है। जब भी बेसिक प्राइस है तो बेसिक प्राइस का फॉर्मूला क्या है कि आपको ध्यान रखना होगा, ये बेसिक प्राइस का फॉर्मूला फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स, नेट प्रोडक्शन टैक्स, नेट प्रोडक्शन टैक्स में क्या हुआ, प्रोडक्शन प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक है। नेट प्रोडक्शन टैक्स का मतलब हुआ प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, यानी बेसिक प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट
प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। यानी आपने कंपनी ने कितना टैक्स पेमेंट किया वो तो उसका कॉस्ट पे आया, कितना कंपनी का टैक्स पेड किया गया वो उसका खर्च है। लेकिन सरकार गवर्नमेंट भी उस फर्म को चलाने के लिए, उस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लोगों को इजीली चिपली अवेलेबल होने के लिए, कम कॉस्ट पड़ने के लिए उसमें सरकार कुछ क्या की, सब्सिडी दी। तो जो सरकार जो सब्सिडी दिया, अगर सरकार वो सब्सिडी नहीं देती तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता। तो सब्सिडी जो दिया गया उसको घटा देंगे, जब उसको माइनस करेंगे तो जो नेट तब निकलेगा नेट प्रोडक्शन टैक्स। तो नेट प्रोडक्शन टैक्स को जब फैक्टर कॉस्ट में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, बेसिक प्राइस मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से मार्केट प्राइस जब कैलकुलेट करना होगा तो मार्केट प्राइस किस तरह से कैलकुलेट होगा, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस जो है, इस बेसिक प्राइस में ऐड करेंगे नेट प्रोडक्ट टैक्स। तो नेट प्रोडक्ट टैक्स क्या होगा, प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ये हुआ नेट। यानी बेसिक प्राइस जो यहां से आपने कैलकुलेट किया, इस बेसिक प्राइस में अगर जो प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाए और फिर यहाँ सेम चीज है, यहाँ भी सरकार कुछ सब्सिडी दी तो प्रोडक्ट सब्सिडी को जो आपने घटा देंगे तो जो ओवरऑल नेट प्राइस निकलेगा वो क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, ये बेसिक्स फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे आगे क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी सबका फॉर्मूला निकलेगा। देखिए अब ने क्या है, देखिए अब क्या है, जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, अभी हम बताए थे ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या था, अभी मैंने बताया 2015 में जीडीपी को चेंज करके क्या कर दिया, जीबीए एट बेसिक प्राइस। यानी जीडीपी जो एफसी था उसको जीबीए बेसिक प्राइस पे चेंज कर दिया। तो जीबीए बेसिक प्राइस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी बेसिक प्राइस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, बेसिक प्राइस का फॉर्मूला क्या था, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स। ये क्या है, कुछ नहीं, क्या है, नेट प्रोडक्शन टैक्स। क्या है, नेट प्रोडक्शन टैक्स। यानी जीबीए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, फैक्टर कॉस्ट, उसका जो मेन फैक्टर कॉस्ट है, उसमें नेट प्रोडक्शन टैक्स यानी प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो उससे जो आएगा वो जीबीए क्या आएगा, जीबीए का बेसिक प्राइस आएगा। अब जीडीपी क्या है, जीडीपी यानी जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी को नॉर्मली जीडीपी लिखा, यानी जीडीपी कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब है ये जीडीपीएमपी है, यानी मार्केट प्राइस। जीडीपीएमपी कुछ और नहीं, अगर इसी को हम ये चेंज कर देंगे तो जी क्या हो जाएगा, जीबीए एमपी ही तो ये कैलकुलेट हो रहा है। तो मार्केट प्राइस, अभी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे कि मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो बेसिक प्राइस और नेट प्रोडक्ट टैक्स। तो नेट प्रोडक्ट टैक्स यहाँ देखिए, ये जीबीए बेसिक प्राइस, ठीक है, ये बेसिक प्राइस और नेट प्रोडक्ट टैक्स, इसको ऐड कर दिए। ये क्या है, ये जो चीजें हैं यहां से यहां तक, ये क्या है, नेट प्रोडक्ट टैक्स। यानी जीबीए जो बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट होकर आया उसमें आप प्रोडक्ट टैक्स को ऐड कर दें और प्रोडक्ट जो सरकार सब्सिडी दी है उसको आप घटा दें, तो जो नेट प्रोडक्ट टैक्स आएगा ये क्या कहलाएगा, जीबीए एट एमपी या जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब जीडीपी जो होता है, जीडीपी जनरली जो कैलकुलेट होता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कितना डिमांड हुआ, ये डिमांड साइड का वैल्यू बताता है। लेकिन जीबीए जो है वो फाइनल कितना सप्लाई हो रहा है, यानी कंपनी से निकलकर कितना सप्लाई आ रहा है, ये सप्लाई साइड का इकोनॉमी को बताता है। तो जनरली अब क्या है कि जीडीपी की जगह पर कैलकुलेट करने के लिए जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कितना वैल्यू ऐड हो रहा है उसके बेसिस पे ये
कैलकुलेट किया जाता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि अब कोई भी फॉर्मूला जो हम लोग बनाएंगे जीडीपी से रिलेटेड, जीडीपी, जीएनपी, तो ये 3 बेसिक्स फॉर्मूला है, इसको हमको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो मार्केट प्राइस जब कैलकुलेट करना है तो एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेज, ये इनडायरेक्ट टैक्सेज में क्या क्या है, ये दोनों इसमें इंक्लूड है, प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है। और ये सब्सिडी में क्या है, भी प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है। यानी प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी ये दोनों जोड़कर एक जगह लिख दिया है सब्सिडी, और आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक जगह लिख दिया है जोड़कर प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी। कहीं इसको दोनों को एक साथ करके लिखा जा सकता है, लिखा हुआ रहेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जहां भी नेट टैक्स लिखा हुआ है यानी उसमें टैक्स में सब्सिडी घटा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको मार्केट प्राइस निकालना होगा तो मार्केट प्राइस निकालने का मतलब क्या है कि फैक्टर कॉस्ट जो कारक लागत है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो मार्केट प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोडक्ट टैक्स, और सब्सिडी को घटा देंगे यानी प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी को जोड़ के एक साथ घटा देना है। उसी तरह से नेट अब जो निकला नेट, तो ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन क्या है, मान लिया आपने कोई मशीन को बार बार यूज हो रहा प्रोडक्शन कर, तो समय के साथ उसका क्या वैल्यू घटता है, यानी वो रियर होता है, वो कमजोर हुआ, उसको मरम्मत करवाना पड़ेगा, यानी धीरे धीरे उसका वैल्यू घटते जाता है, वही कहलाता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। अगर जो नेट हमको निकालना है तो जो ग्रॉस दिया रहेगा, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन को अगर घटा देंगे, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो क्या होगा, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो ये नेट निकल के आएगा। उसी तरह से नेशनल की बात, जहां नेशनल प्रोडक्ट रहे निकालना, ये नेट प्रोडक्ट निकालना रहेगा तो ग्रॉस प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन घटाना है। नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो डोमेस्टिक वैल्यू में एनएफआईए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी डोमेस्टिक प्लस जो बाहर से नेट आया, यानी नेट का मतलब क्या है, कुछ इंडियंस बाहर अर्न कर रहे हैं, यानी बाहर से जो इनकम आ रहा है और इंडिया से जो इनकम बाहर जा रहा है वो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी दोनों मिलाकर जो नेट फैक्टर इनकम है उसको ऐड किया जाएगा डोमेस्टिक में, तो क्या आएगा, नेशनल प्रोडक्ट। जैसे मान लिया जाए कोई इंडियन है, वो इंडियन अगर जो विदेश में किसी कंट्री में वहाँ कुछ पैसे अर्न कर रहा है, उसको जो इनकम हो रहा है वो कंट्री भेजेगा, उसका इनकम इस कंट्री के इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन कोई विदेशी भारत में अर्न कर रहा है तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया के इनकम में वो काउंट नहीं होगा, वो क्या होगा, वो यहाँ से हमें घटाना पड़ेगा। तो वही है नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी इंडिया में इससे जो पैसे बाहर जा रहे हैं और जो बाहर में इंडियन अर्न कर रहे हैं, उस दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा और डोमेस्टिक में ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा, नेशनल निकलेगा, ठीक है। ये 3 बेसिक फॉर्मूला है, इसी बेसिक फॉर्मूला का यूज करके क्या होगा, आगे सारे जीडीपी जीएनपी का फॉर्मूला निकलेगा। अब ये देखिए इसी से फॉर्मूला निकलता है जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी का मतलब क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट पे, जीडीपी एट एमपी यानी जीडीपी मार्केट प्राइस पे, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी क्या है, जीडीपी
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अब इसी को हमको अलग अलग, ठीक है, ये अलग अलग मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे इसको कैलकुलेट करना होता है। जैसे एनएनपी जीडीपी एट एफसी क्या है, इसको सिंपली चेंज कर दिया गया है 2015 से जीबी बेसिक प्राइस पे, और जो हम सिंपली बोलचाल में जनरली यूज होता है कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हुआ वही क्या कहलाया, जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हुआ यही क्या कहलाया, यही कहलाया आपको सिंपल जीडीपी, ठीक है। और एनएनपीएफसी जो है ये कुछ और नहीं, यही क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। ये क्या कहलाता है, ये नेशनल इनकम कहलाता है। यानी नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पे, कारक लागत पे नेट सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो हुआ नेट, ठीक है ना, वो क्या हुआ, सॉरी, नेट राष्ट्रीय जो प्रोडक्ट हुआ वो क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट पे, वो नेशनल इनकम कहलाया, ठीक है। इसको हम देखते हैं आगे क्या क्या है। देखिए यहाँ जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी इसका फॉर्मूला क्या दिया है, अभी हम लोग देखें सिंपल, सबसे फर्स्ट में कि जीडीपी जो कैलकुलेट करना होता है, जीडीपी क्या था, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड्स में क्या था, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। एक्स क्या है एक्सपोर्ट और एम क्या है इंपोर्ट, सी क्या है, सी जो कस्टमर, जो कस्टमर जो एक्सपेंडिचर किया, इनकम इन्वेस्टमेंट जो आया, और जी जो गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो ये सारे मिलाकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को घटाएंगे तो क्या होगा, जीडीपी एट एमपी। ये बेसिक एक कैलकुलेटर किया गया। अब जीडीपी एट एफसी जब हमको कैलकुलेट करना है, तो अभी हमने आपको बताया था कि एफसी एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, एफसी प्लस नेट फैक्टर, सॉरी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में क्या था कि फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये ऐड करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में जितना टैक्स था, प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, यही क्या चीज था, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। वही यहां लिखा हुआ जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, अब देखिए एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब एफसी हमको निकालना है, तो ये इधर आके क्या होगा, इधर जुटा हुआ है तो इधर क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। यानी एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही है एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीडीपी की बात कर रहा था, तो जीडीपी एफसी निकालना है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में जो आएगा, उसमें अगर वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो क्या आएगा, जीडीपी एट एफसी आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए आगे, नेक्स्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट डोमेस्टिक, अभी हम बताए थे ग्रॉस से नेट निकालना है, ठीक है, यानी नेट जो निकालना है, नेट के लिए आपको अभी हमको सिर्फ जीडीपी अवेलेबल है। तो जीडीपी में अगर जो ग्रॉस में डिप्रिसिएशन जो ह्रास हुआ, डिप्रिसिएशन ये घटा दिया जाए तो नेट निकलेगा। बस वही चीज है, मार्केट प्राइस पे है तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी,
यानी जी इससे डेप्रिसिएशन, ये क्या है, डी डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन को घटा दिए तो जी क्या हो गया, एन में चेंज हो गया और बाकी डीपी सेम रहा है। यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह से सारे फॉर्मूले आप क्या है, देखिए यहाँ एनडीपी है, तभी आपको एनडीपी मार्केट प्राइस है, यहाँ एफसी पे कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या होगा, एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अब देखिए प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है, नेट प्रोडक्ट टैक्स और नेट प्रोडक्ट यहाँ अलग अलग लिख दिया, अंतर कुछ नहीं है। हम इसको नेट प्रोडक्ट टैक्स में क्या है, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी का माइनस है। प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन टैक्स जुटा हुआ है और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस किया हुआ है, बात बराबर है। यहाँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जीएनपी, सेम चीज जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। आपको बताए थे कि अगर डोमेस्टिक नेशनल निकालना है, देखिए नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में क्या बताए थे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको ऐड कीजिए तो ये निकल के आएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद ये फॉर्मूला निकल के, यानी ये जो तीन बेसिक्स फॉर्मूला था, ये तीन बेसिक्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर जो आपको पता है, ठीक है, ये तीन बेसिक्स फॉर्मूला अगर जो आपको पता है तो क्या होगा, ये बाकी सारे जो हैं ये जितने भी हैं जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, एक फॉर्मूला को दूसरे फॉर्मूला से इंटरचेंज करके बेसिक मैथमेटिक्स के जैसा वो तीन फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सारे के सारे 8-9 फॉर्मूले जो हैं वो सब आपको क्या है, ये एग्जामिनेशन में क्या करता है, एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन दे दिया गया एक ही फॉर्मूला से रिलेटेड, और उस चारों ऑप्शन में से ये पूछा जाएगा कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। तो आपको तीन बेसिक्स फॉर्मूला, अब देखिए एनएनपीएफसी, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट जो है, इसी को बताए आपको हम कि ये क्या कहलाता है, नेशनल इनकम, इसी को कहा जाता है। तो नेशनल इनकम क्या है, एनएनपीएफसी एमपी, ठीक है। इसी में क्या होगा, नेट प्रोडक्ट टैक्स माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्स, यही हुआ एनडीपीएफसी, या ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम है। अब क्या है बेसिक प्राइस, ये पहले ही आपको बता चुके हैं, जीबी एट बेसिक प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस में नेट प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है। और अगर जो जीडीपी जीबी एट मार्केट, पहले क्या होता था, जीडीपी मार्केट प्राइस पे यूज होता था, अब उसी को यूज किया गया, जीबीए मार्केट प्राइस लिखा जाने लगा। बेसिक प्राइस इज इक्वल टू क्या था, मार्केट प्राइस माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्स। अभी यहाँ देखे थे हम लोग, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है, यही था। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को लिखते हैं नेट प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है। ये नेट प्रोडक्ट टैक्स हुआ तो क्या है, बेसिक प्राइस जब कैलकुलेट करना है तो एमपी में ये आके माइनस हो जाएगा, तो बेसिक प्राइस इज इक्वल टू जीबी एट एमपी माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है। अब फैक्टर को जब बेसिक प्राइस कैलकुलेट करना था तो हम बताए थे कि बेसिक प्राइस सबसे शुरू में बेसिक प्राइस जो था वो क्या था, फैक्टर कॉस्ट और प्रोडक्शन टैक्स का इंक्लूड किया हुआ था, जैसे यहाँ देखिए ये शुरू में ही बताए थे, ये यहाँ था बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस, जब भी बेसिक प्राइस की बात आए तो क्या है, फैक्टर वहां प्रोडक्शन टैक्स, नेट प्रोडक्शन टैक्स यूज होगा, और जब मार्केट प्राइस की बात आए तो बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तब ये जाके इसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि ये बेसिक, ये फॉर्मूला यहाँ से आके यहाँ ऐड हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, जिसमें प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स दोनों मिला हुआ रहेगा।
चलिए अब यह है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? ये रेशियो है। रेशियो है क्या? ये रेशियो है, ये रेशियो है जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी होता है और रियल जीडीपी, इस दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है? ये जीडीपी डिफ्लेटर होता है। अब जीडीपी जो नॉमिनल है और जीडीपी जो रियल है वो क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ये करंट प्राइस पे, और रियल जीडीपी क्या है? कांस्टेंट प्राइस। जैसे बेस ईयर, कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है? ये बेस ईयर से कैलकुलेट किया जाता है। अभी इंडिया में जो बेस ईयर चल रहा है 2011-12 कैलकुलेट करने के लिए, 2011-12 बेस ईयर है। और अगर हमको 2024 में कैलकुलेट करना है तो नॉमिनल जीडीपी जो अभी 2024 में जो प्राइस होगा ये क्या होगा? इसी पे ये होगा। और रियल जीडीपी क्या होगा? कांस्टेंट प्राइस पे। क्या होगा? कांस्टेंट प्राइस पे, यानी कांस्टेंट प्राइस का मतलब बेस ईयर पे जो प्राइस बना हुआ है उस पे कैलकुलेट होगा। इस दोनों का जो रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का, इसी को क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली यूज क्या होता है, क्यों होता है? टू एडजस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए क्या होता है? वो जीडीपी डिफ्लेटर का यूज होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि मान लिया जाए अभी 2024 में 50 प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ इसका प्राइस है और टोटल, तो 2014 में टोटल प्रोडक्ट प्राइस पर आइट प्रोडक्ट, ठीक है। मान लिया एक का प्रोडक्ट 10 रुपया है, ठीक है। 2024 में यानी 2024 में कोई कंपनी है 50 प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का वैल्यू 2024 में 10 रुपया है, तो इसको टोटल कितना पैसा मिलेगा? टोटल 500 रुपीज मिलेंगे। लेकिन इसी का 2011-12 जो बेस प्राइस है इसके बेसिस पे, ठीक है, अगर इसका ये कैलकुलेट किया जाए तो मान लिया इसके बेसिस पे ये 8 रुपया प्राइस है, ठीक है। बेस कांस्टेंट प्राइस पे पर यूनिट 8 रुपया है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसको क्या होगा? कंट्री में 400 रुपीज ही इसको इंक्लूड मिलेगा, यानी इनकम में 400। लेकिन ये प्राइस अभी बढ़ गया किसी कारण बस, इसलिए जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट, यहाँ से ये 100 रुपया इसको ज्यादा जरूर मिला, लेकिन वो किसके लिए मिला? वो प्राइस हाइक होने के चलते, किसी भी कारण से इन्फ्लेशन हो गया है, इसके चलते क्या हो गया? इसका प्राइस बढ़ गया। और ये प्राइस बढ़ गया तो क्या हुआ? वो प्राइस ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली वो 500 इनकम नहीं है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर यूज किया जाता है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो एक्चुअल में कैलकुलेट होगा इनकम, जो एक्चुअल में वैल्यू कैलकुलेट होगा, वही यूज हमको करना है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या हुआ? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का यूज। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? करंट प्राइस पे जो जीडीपी एट करंट प्राइस क्या कहलाया? नॉमिनल जीडीपी। और जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस पे होता है वो रियल जीडीपी कहलाता है, ठीक है। अब इंडिया में जो है, इंडिया में जनरली हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर या जो कैलकुलेट करने के लिए होता है वो हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडिया में जो है, इंडिया में हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर जब ये कैलकुलेट करते हैं क्या है? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइस, और ये क्या है?
GDP एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो इंडिया में जनरली क्या होता है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ये PPI क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, PPI को यूज किया जाता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। WPI इंडिया में यूज हो रहा है, इंडिया में WPI यूज हो रहा है कैलकुलेट करने के लिए हर चीज, लेकिन जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ये यूज किया जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम लोग WPI से इसके तरफ शिफ्ट करें, इसके लिए क्या क्या जरूरत है, इस पे कंसिडरेशन करने के लिए गवर्नमेंट BN गोलधर कमेटी, गवर्नमेंट BN गोलधर कमेटी बनाई। ठीक है ना, कि इंडिया को भी WPI से शिफ्ट करना है PPI के तरफ, इस पे कंसिडरेशन के लिए एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BN गोलधर के अध्यक्षता में, उसको कहा गया BN गोलधर कमेटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये PP क्या है, PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, जो कि आपको इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए बताया गया। ठीक है, अब है क्या कि अभी हाल ही में करंट में आप देखेंगे कि BN गोलधर कमेटी को एक चीज के लिए और बनाया गया। अभी जो हम बेस ईयर 2011-12 है, 2011-12 जो बेस ईयर है, इस बेस ईयर को चेंज करना है। यानी अभी हम 2011-12 बहुत ओल्ड बेस ईयर चल रहा है, इसको बेस ईयर को 2021-22 इस बेस ईयर को शिफ्ट करना है। ठीक है, इस बेस ईयर को 2020-21 में शिफ्ट करना है। यानी नया बेस ईयर शिफ्ट करने के लिए जो BN गोलधर कमेटी बनाया गया है, अभी हाल ही में सितंबर जुलाई का ये न्यूज है। तो BN अभी नया जो फाइनेंशियल करंट बेस ईयर 2011-12 है, इससे शिफ्टिंग हुआ नए बेस ईयर में, उसको लिए कमेटी फिर से इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया है BN गोलधर। तो ये आप करंट में याद रख सकते हैं कि नया बेस ईयर को शिफ्ट करने के लिए कमेटी जो बना है वो BN गोलधर कमेटी बना है। ठीक है, और इसके बाद है देखते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम जो है, ठीक है ना, उसमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड जो करते हैं वो, लेकिन ये क्या है, कोई एक्चुअल फिगर नहीं देता है, ये एक्चुअल फिगर क्या है, एक्चुअल फिगर नहीं देता, बस ये कंसिडरेशन है। ठीक है, कि पर कैपिटा इनकम निकाला जाए, कि पर कैपिटा इनकम से ये एक्चुअल फिगर, लेकिन हर आदमी का ये नहीं है, बस ये एज ए इकोनॉमिक्स के लिए ये यूज होता है। और यहाँ जो आप याद रखिएगा अभी जो बताएं, सॉरी, यहाँ ये यहाँ लिख दें, ये BN गोलधर कमेटी, ठीक है, टू रिवाइज बेस ईयर, अभी हाल ही में हुआ है। ये बेस ईयर कितना होगा, 2021-22, 2011-12 से ये शिफ्ट कहाँ करना है, 2021-22 में। ठीक है, 2021-22 में जो शिफ्ट करना है
ये बेस ईयर, इसके लिए अभी BN गोलधर कमेटी बना है। तो ये आप याद रखिएगा। अब कुछ फैक्ट जो सिंपल है कि आप लोग किसी बुक्स में मिलते हैं, पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमको जानकारी रहना चाहिए। इंडिया में से भी पहला जो इकोनॉमिक डेटा निकाले थे, फर्स्ट एस्टिमेशन जो हुआ था नेशनल इनकम का, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और जो साइंटिफिक एस्टिमेशन हुआ था वो प्रोफेसर VKRV राव, ठीक है ना, VKRV राव के द्वारा साइंटिफिक एस्टिमेशन हुआ था। ऑफिशियल एस्टिमेशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पहली बार 1948-49 में की थी। और ये जितना भी कैलकुलेशन किया जाता है NSO के द्वारा, NSO क्या है, ये कुछ नहीं, ये CSO और NSSO, ठीक है, इस दोनों को 2019 में मिला दिया गया और ये बन गया NSO, ठीक है। 2019 में दोनों को ऐड करके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को ऐड करके अभी करंट बेस ईयर क्या है 2011-12। इस बेस ईयर को क्या करना है, रिवाइज करना है। इसके लिए रिवाइज करके कितना ले जाना है 2021-22 के कंसिडरेशन में, ठीक है। इसके लिए क्या बने हैं, BN गोलधर कमेटी, ये याद रखिएगा करंट्स का। तो नेशनल इनकम में मोर और लेस जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ थे, इम्पोर्टेंट क्या, मैक्सिमम 90% नेशनल इनकम चैप्टर से आपको कंप्लीट कर दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत कम टाइम है, रिवाइज करने के साथ साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू।